अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल गाल पे उसके दिल का निशान है आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। छन्नो की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, उस पे फिर उसकी हया है। ओ दिल ले लिया ये दिल बोले। फरहाद आंखें बंद किए गाना सुनने के साथ साथ गुनगुना भी रहा था। ओ फरहाद निकम्मे ना हंजार कहीं के, बाहर निकल। उत्तेरी फरहाद की जुबान को फौरन ब्रेक लगी और साथ ही साथ उसके हाथों ने बटन दबाकर स्पीकर की जुबान को भी ब्रेक लगाई। ये अब्बा हुजूर को भी अभी हाजिर होना था। सारे गाने का मजा किरकिरा करके रख दिया कसम से। वो चप्पल पहनते हुए बाहर आया। अब्बा हजूर सहन में सामने लाठी सजाए कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे। जी अब्बा, आपने बुलाया? अरे रजिया बेगम, ये क्या औलाद पैदा कर दी है तुमने, ना काम की है ना काज की। अब्बा हजूर यानी जैद साहब रजिया बेगम से बोले, यानी सीधे और सादा लफ्जों में उसे नालायक और निकम्मा करार दिया जा रहा था, जो कि उसे पहले से ही मालूम। और ये दो लफ्ज तो उसे बचपन से ही हिफ्ज हो चुके थे। फिर भी पता नहीं क्यों अब्बा हजूर उसके मालूम होने के बावजूद भी ये सब कहने की जहमत करते थे। रज़िया बेगम को तो आए रोज़ उसके उल्टे सीधे कारनामों की वजह से ज़ैद साहब से बातें सुननी पड़ती थीं। तुम बस ये बताओ मुझे कि अब क्या मैं आए दिन मोहल्ले वालों से तुम्हारी शिकायतें सुनता रहूँगा? घर में सारा दिन वेले बैठकर क्या एक के बाद दूसरी शरारत का सूरते रहते हो? फरहाद ने 11 साला मोमिन की तरफ एकदम गुस्से से देखा कि कहीं इसने तो कोई शिकायत नहीं लगा डाली उसकी। फरहाद भाई, मैंने अब्बा को बिल्कुल भी नहीं बताया कि आप आज भी सरैया खाला के दरवाजे की कुंडी लगाकर भाग गए थे। मोमन ने मासूमियत से कहा। ओए मोमन के बच्चे, चुप कर जा। फरहाद ने होंठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने को कहा। अबे ओ गधे, जब पहले नहीं बताया तो अब बताने की क्या जरूरत थी? फरहाद ने दिल में मोमन को कोसा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या कह रहा है मोमन? तुमने आज भी सरैया के दरवाजे की कुंडी लगा दी? अरे नहीं अब्बा, इसका तो पता ही है आपको फजूल बोलता है, झूठ है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फरहाद ने अपनी तरफ से सच्चा बनना चाहा, मगर वो जैद साहब भी क्या जो उसकी किसी बात का यकीन कर ले। फरहाद फरहाद, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। निकलो घर से बाहर और कोई काम धंधा ढूंढो। गधे जितने हो गए हो, मगर अकल ना जाने कब आएगी तुम्हें। रजिया बेगम, तुमने इसे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। अब जल्दी से खाना लगाओ, भूख लग रही है मुझे। एक तो तुम खाना बनाने में इतनी ही देर लगा देती हो। मैं हूँ मुंह हाथ धोने जा रहा हूँ, मेरे आने तक खाना लगा हो। जैद साहब अपनी लाठी संभाले नल की तरफ चल दिए, जबकि फरहाद मोहम्मद को एक चपाट लगाता सहन में लगे दरख्त के पास जाकर बैठ गया। उफ, एक तो ना जाने ये अमरूद भी कब लगेंगे। अब्बा की बातों ने तो दिमाग घुमा कर रख दिया है। अब तो ये काम भी नहीं कर रहा। फरहाद ने अमरूद के दरख्त की तरफ देखते हुए कहा, जहां इक्का दुक्का नन्हे मुन्ने अमरूद लगे हुए थे। फरहाद, तेरे अब्बा अगर तुझ पर गुस्सा करते हैं तो तेरे भले के लिए ही करते हैं, तेरी गलत हरकतों पर ही करते हैं। इसलिए इनकी बातों को समझ जा और मान ले इनका कहना, और ढूंढ कोई काम और चल। अब आजा, आके खाना तो खा ले। रजिया बेगम ने उसे खाने के लिए बुलाया। अम्मा, मैं नहीं खा रहा, आप ही खाएं। अपने शौहर नामदार के साथ मैं जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ चल दिया? अब छत पर। एक तो इस लड़के को छत के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। अरे अम्मा, छत का तो बस बहाना है, दिखाई तो इसे अपनी बाजी शीरीन के अलावा कुछ नहीं देता। मोमन ने इन्हें असल बात बताई। चल बस कर तू भी, ये लाइनें मारना कॉपी पर, आके खाना खा ले। रजिया ने उसकी बातों का कोई जवाब ना दिया, बल्कि उसे भी खाने का सुना दिया। अम्मा, इसे लाइना मारना नहीं कहते, बल्कि ड्राइंग करना कहते हैं। चल जो भी कहते हैं इसे छोड़, बस यहीं और आके खाना खा। आया अम्मा, मैं भी हाथ धो के। मोमन अपना सर सहलाते, जिस पर फरहाद ने कसकर थप्पड़ मारा था, हाथ धोने के लिए उठ गया। फरहाद ने छत पर आते ही साथ वाले घर में झांका। वो सहन में बैठी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। फरहाद ने जेब से रुका निकालकर उसकी तरफ फेंका और खुद दीवार से नीचे होकर छुप गया। कुछ देर बाद सर ऊंचा करके नीचे देखा तो वो रुका खोले पड़ रही थी। पता नहीं इसे फरहाद की टूटी फूटी लिखाई समझ भी आती थी या नहीं। शीरे की तरह मीठी मेरी शरीन और मैं तुम्हारा दीवाना यानी फरहाद, हर बार की तरह आज भी तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे भी ट्यूशन पढ़ा दो। इम्तिहान इश्क में बदकिस्मती से सफली है, पास करवा दो जनाब। शरीन ने रुका पढ़कर सर उठाकर ऊपर देखा तो फरहाद फौरन इधर उधर देखने लगा और पास पड़े शापर से बाजरा हाथ में लिए कबूतरों को डालने लगा। आ आ आ, अबे ओ, ये क्या तूने आ लगा रखी है? इतना भी मालूम नहीं कि आ कबूतरों को नहीं बल्कि मुर्गियों को बुलाने के लिए करते हैं, बेवकूफ कहीं का। लगता है आज भी नजर पड़ गई है उसकी तुझ पे। अरे जब इसे पता है कि ये रुके उसे तेरी तरफ से आते हैं, और तुझे भी पता है कि वो हर बार
तेरी तरफ ही देखती है तो फिर डट कर खड़ा क्यों नहीं हो जाता उसके सामने? ये अपने बुज़दिल कबूतरों की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद क्यों कर लेता है? काशी उसका दोस्त था, साथ वाले घर में रहता था, छत के साथ छत मिली हुई थी। वो दीवार फलांगता उसके पास आया और उसे बुज़दिली का ताना दिया। अरे छोड़ यार, तुझे तो पता है कि वो कहाँ समझती होगी मुझे, अपने काबिल बीए पास है, यानी पूरी 14 जमातें, और मैं 8वीं फेल। मोहल्ले के स्कूल में पढ़ाती हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, अपना कमाती है, फिर भला मुझ जैसे निकम्मे का ख्याल क्यों दिल में लाएगी? मगर मैं भी क्या करूं, बात तो मैं भी नहीं आने वाला, ऐसे ही भेजता रहूंगा, रुके किसी दिन तंग आकर कुछ बोलेगी तो सही। हाय वो उसके गाल का जालिम दिल, जिसने मुझे उसका दीवाना बना दिया है। तुझे बताऊं काशी, तो ये सारा इस दिल का कसूर है। काशी उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह मेरे दोस्त, तूने भी क्या बात कही, वो जालिम तिल। अरे अगर तुझे गाल का तिल इतना ही पसंद है तो ऐसा कर, शादी कर ले और फिर अपनी बीवी के गाल पर मार्कर लेकर बिल्कुल वैसा ही तिल बना लेना जैसे कि शरीन का है। काशी ने हंसते हुए उसके मसले का हल चुटकियों में पेश किया। उड़ा ले बेटा, उड़ा ले मेरा मजाक। अभी तो तू अपनी इस सुनिए जी ए जी ओ जी वाली मंगेतर से फोन पर जान छुड़ा लेता है ना। जब तेरी शादी होगी ना इससे, तब मैं भी ऐसे ही हंसूंगा तेरी बेबसी पर। बेटा तू वो छोड़, ये सोच के आखिर तेरा भाई है ही इतना हैंडसम कि वो मरती है मुझ पर दिलो जान से। ये देखना अभी कैसे आता है उसका फोन। काशी अभी बोल ही रहा था कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। सोनू नहर वाली पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। इस गाने की रिंगटोन काशी की मंगेतर गुलाबों ने लगाई थी उसके मोबाइल पर, और ये बिल्कुल इन दोनों पर फिट आती थी, क्योंकि काशी हमेशा उसे किसी न किसी काम के लिए आने का कहकर उसे इंतजार करवाता था, मगर फिर जाता नहीं था। अबे ओ मजनू, ये रिंगटोन तो कम से कम बदल ले। फरहाद तो उसकी ये रिंगटोन बहुत बुरी लगती थी। जब तक वो छन्नों की आंख वाला गाना नहीं बदलेगा मैं भी नहीं बदल रहा इसे, काशी ने आंख दबाते हुए कहा। फरहाद ने जब से श्रीन के गाल का तिल देखा था तब से उसका और इस गाने का दीवाना हुआ फिर रहा था। काशी ने फोन उठाया और मरी हुई आवाज निकालते हुए बोला, अरे क्या बताऊं गुलाबो, बोला ही नहीं जा रहा मुझसे, मेरी तो आवाज भी मेरा साथ नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरी तुमसे आखिरी बात साबित होगी। मेरी सांसें अब मजीद शायद मुझसे वफा नहीं करेंगी, मगर तुम वादा करो मुझसे कि अगर मैं तुम सबको छोड़कर चला गया तो तुम किसी और से शादी कर लोगी, सारी उम्र मेरे नाम पर नहीं रहोगी। और हाँ प्लीज गुलाबो, मुझे याद करके रोया मत करना। काशी ने उसे इमोशनल किया और फिर मोबाइल का स्पीकर ऑन की कि उसके बोलने का इंतजार करने लगा। अब देखना कैसे रोते हुए बोलेगी कि प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। काशी ने फरहाद के कान में होले से कहा, अरे झूठे मकार कहीं के, अभी तो तेरी माँ से बात हुई है, कह रही थी कि मजे से छत पर बैठा खरबूजे खा रहा है, जानबूझकर मेरी बेटी को तंग करना चाह रहा है ना तू। तुझे तो मैं परसों आकर पूछूंगी, नालायक कहीं के, अपनी ये सांसें बचा कर रख, तेरी तो मैं आकर खत्म करूंगी। और ये ठा से फोन बंद। फोन बंद किया हुआ काशी की हक्का बक्का उड़ी हुई रंगत देखकर फरहाद पेट पर हाथ रखे किलकिल करके हंसने लगा। फोन काशी की खाला यानी सास ने उठाया था और वो जानती थी कि उनकी बेटी उससे कितनी मोहब्बत करती है, और बदले में काशी उसे घास तक नहीं डालता। बंदा पूछे, वो कोई भेड़ बकरी है क्या जिसे घास डाली जाए तो वो खुश हो जाए? आए दिन ड्रामे लगा लगा कर उसे परेशान करता रहता है। वो तो इन दोनों के रिश्ते का कभी ना सोचती, मगर हाय रे वो गुलाबों की इस मिरासी के लिए दी जाने वाली खुदकुशी की धमकियां मानना ही पड़ा आखिर। मुंह बंद कर अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नहीं बल्कि तू ऐसा कर, हंसता ही रह, मुझे देखकर हंस रहा है ना, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। काशी दीवार फलांग कर अपनी छत पर चला गया, जबकि फरहाद उसे आवाजें ही देता रह गया। एक दो तीन, और ये गया पानी का शापर नीचे। अरे ओ फरहाद के बच्चे बेगैरत कहीं के, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती मुझ बूढ़ी पर पानी फेंकते हुए? ओ तेरी, ये तो खाला सुरैया है, ये कहाँ से बीच में आ गई? फरहाद और मोमन हाथ में पानी का शापर लिए छत पर खड़े थे। फरहाद काशी के इंतजार में था कि कब वो आए और कब वो उस पर पानी फेंककर उस दिन का बदला ले जिस दिन उसने शिरीन के सामने उस पर पानी फेंककर जैसे उसकी बेइज्जती ही कर डाली थी। मगर पानी फेंकने के बाद नीचे देखा तो सूरत हाल ही बदली हुई थी। खाला सुरैया नीचे खड़ी उसे गालियां दे रही थी। काशी जो अपनी मोटर बाइक यानी अपनी फटफटी की चाबी अंदर ही भुलाया था, चाबी के लिए दोबारा बाहर निकला तो खाला सुरैया को फरहाद को गालियां देते देख उसे सूरत हाल समझने में जरा भी देर ना लगी। काशी के होंठों पर फरहाद की गुस्सा खाती शक्ल देखकर मुस्कुराहट आ गई, जबकि फरहाद उसकी मुस्कुराहट देखकर जलकर रह गया और मुंह पर हाथ फेर कर बोला, तुझे तो बच्चों मैं बाद में देख लूंगा। उफ, एक तो ये मुसीबत खाला फिर से शुरू हो गई। फरहाद को तप चढ़ी। मोमन तो उसे गालियां खाते देख फौरन ही वहां से फरार हो गया था। सुरैया खाला बदकिस्मती से उनके सामने वाले घर में रहती थी और उनकी कोई औलाद ना थी। पूरे मोहल्ले में लड़ाका खातून मशहूर थी, बड़े तो बड़े बच्चों तक से लड़ती थी। फरहाद से तो खास खार खाती थी और भी ज्यादातर वही उनके हत्थे चढ़ता था। वो अभी तक बोले जा रही थी, जबकि फरहाद का दिल किया कि एक शापर तो गलती से उन पर गिरा है, दूसरा वो जानबूझकर फेंक दे।
फरहाद मुंह बनाए चारपाई पर लेटा हुआ था। फरहाद, खाना नहीं खाया तूने? अम्मा, मुझे नहीं खाना, आप चली जाएं यहाँ से, मुझे अभी अकेला छोड़ दें। फरहाद का मूड इस वक्त बहुत खराब था। सरैया खाला जल्दी पर तेल का काम कर गई थी। जैद साहब को उनके होनहार बेटे का कारनामा बताकर बल्कि दो चार अपने से लगाकर जा चुकी थी, जिस पर अब्बा ने उसकी ठीक ठाक क्लास ले डाली। रजिया बेगम, आज से इसे कह दो कि मुफ्त की रोटियां बस बैठकर रोटियां ही ना तोड़े, उठकर खुद भी कोई हाथ पैर हिलाए। जो उम्र माँ बाप को बिठाकर खिलाने की होती है, इस उम्र में ये खुद आराम फरमा रहा है। बस एक आवारागर्दी को ही इसने अपना मकसद बना लिया है। जैद साहब की इन बातों से वो भूखा प्यासा सुबह से ऐसे ही लेटा हुआ था। कोई उसे चाहे कितना भी कह लेता, मगर अपने आराम करने की आदत से मजबूर वो कोई काम करना तो दूर की बात, पहले काम ढूंढने को ही तैयार नहीं होता था। पुत्र, थोड़ा सा ही कुछ खा ले। अम्मा, मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं खाना। तो मतलब कुछ भी नहीं खाना, आप जाएं यहाँ से। रजिया को उसकी जिद का पता था, इसलिए उसके पास से उठकर चली गई। शिरीन है तू, तू मेरी जुबान, फरहाद हूं मैं, अल्फाज तेरा। फरहाद छत पर चक्कर लगाता ऊंची आवाज में गाना बोल रहा था। जब वो गाल का जालिम तिल लिए छत पर सूखे कपड़े उतारने आई, एक नजर उसको देखा और सूखे कपड़े उतारने लगी। जालिम, एक नजर करम हम पर भी कर दो, तुम्हारी एक मेहरबान नजर के लिए दीवाना बना फिर रहा हूँ। फरहाद दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। शीरी उसके दिल की फरियाद खूब समझती थी। ऐसा नहीं था कि वो फरहाद को पसंद नहीं करती थी, उसकी तो कुछ कुछ बेवकूफ़ियाँ जैसे हरकतें इसे पसंद भी थीं। खासतौर पर वो जिस अंदाज से रुका फेंकता था और फिर पकड़े जाने पर सर में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लग जाता था, तब शिरीन को बहुत मजा आता और दिल ही दिल में वो बहुत हंसती थी। फरहाद जैसा भी था उसे पसंद था, मगर वो उसे कोई ग्रीन सिग्नल फिलहाल देना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब तक वो किसी काम पर नहीं लग जाता था वो उस पर अपनी पसंद जाहिर नहीं करना चाहती थी। फरहाद ने फिर से वही गाना शुरू कर दिया कि शायद गाने के बोल सुनकर ही वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। शिरीन है तू, तू मेरी जुबान, फरहाद हूँ मैं, अल्फाज तेरा, बोल वो यूं करीब तो छू। अरे ये क्या? शिरीन ने सुर्ख दुपट्टा रखकर उसके मुंह पर दे मारा। मकसद उसका मुंह बंद करवाना था, जो कि हो चुका था। वो बाकी कपड़े लिए सीढ़ी उतर गए, जबकि फरहाद उस दुपट्टे को शिरीन की मोहब्बत की इब्तदा समझते हुए सीने से लगा गया और फिर से उसका मनपसंद रेडियो शुरू हो गया। फरहाद, ये तो सुबह सुबह कहाँ चल दिया, ठीक से नाश्ता तो कर ले। रजिया बेगम ने उसे नाश्ता अधूरा छोड़कर बाहर जाते देखा तो बोली, अम्मा, आज एतवार है ना, तो इसलिए काशी के साथ अपने बाकी दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। फरहाद ने बालों को कंघी करते हुए इन्हें इत्तला दी। एतवार तो तुम ऐसे कह रहे हो बेटा, जैसे पूरे हफ्ते सख्त काम करने के बाद एक ही तो दिन मिलता है तुम्हें घूमने फिरने और आराम करने के लिए। जैद साहब ने उस पर तंज किया। अब्बा, मेरे दोस्तों को तो एक ही दिन मिलता है ना, अब अगर इस एक दिन में भी मैं उनसे ना मिलने जाऊं तो कितना बुरा लगेगा इन्हें। फरहाद ने अपनी तरफ से इन्हें बड़े पते की बात बताई। न जाने कैसे दोस्त हैं जो खुद तो काम पर लग गए और तुझे निकम्मा नकट्टू छोड़ दिया, सारा दिन घर पर पड़ा रहकर हमारा दिल जलाने के लिए। जैद साहब ने उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी कोसा। फरहाद अब्बा की कोई और बात सुने बगैर बाहर निकल गया। अपने बारे में तो वो हर बात बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने दोस्तों की मिट्टी प्लीत होते नहीं देख सकता था। काशी, अब निकल भी आ बाहर, और कितनी देर लगाएगा तैयारी में, तो तू ऐसे सजने बैठा है जैसे पहले दिन की दुल्हन। फरहाद दरवाजे के बाहर खड़ा काशी को आवाजें लगा रहा था, जबकि उसकी आवाज सुनकर शिरीन सीढ़ियां उतरती खिड़की पर खड़े होकर उसे देखने लगी। फरहाद लेमन कलर की शर्ट और ब्लू जींस में मलबूस बालों को सलीके से बनाए निखरा निखरा सा बाहर खड़ा था। शिरीन 24 साल की थी, जबकि फरहाद उससे 1 साल छोटा ही था, मगर लगता उससे बड़ा था। अरे, ये चुप चुप कर किसे देखा जा रहा है? सोनी ने पीछे से आकर उसे एकदम डराया। उफो सोनी, तुमने तो डरा दिया मुझे, मैं भला किसको देखने लगी? मैं तो सब्जी वाले को देख रही थी। कि अरे क्या बात कर रही हो बाजी, इतनी बुरी चॉइस है आपकी। वो मोटा भद्दा सब्जी वाला, तौबा है भाई। चुप करो सोनी, क्या उलफुल बके जा रही हो? मैं तो सब्जी वाले को इसलिए देख रही थी कि अगर दरवाजे तक आया है तो जाकर सब्जी ले लूं। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि आप शायद साथ वाले फरहाद भाई को देख रही हैं। सोनी ये कहते हुए खिड़की से बाहर झांकने लगी, तो शिरीन फौरन सामने हो गई। उफो, क्या देख रही हो बाहर, जाओ नीचे जाकर सब्जी लो। सोनी उससे 2 साल छोटी थी। शिरीन ने उसको ऑर्डर दिया। ठीक है, चुनो, आप ही जा रही हूँ। सोनी मुंह बनाते हुए बोली। सोनी, तुझे कितनी दफा कहा है कि मुझे छन्नो मत बुलाया करो? अरे क्यों ना बुलाया करूं, अम्मा भी तो शुरू से ही आपको इसी नाम से बुलाती हैं, अब मुझे भी आदत हो गई है तो मैं क्या करूं। चले, अगर आप कहती हैं तो आइंदा नहीं कहती। वैसे इससे पहले तो आपने कभी मना नहीं किया। किससे पहले? शरीन ने पूछा। ये फरहाद भाई के छन्नो वाला गाना लगाने से पहले। सोनी एक आंख दबाती नीचे भाग गई। और सोनी की बच्ची, बहुत तेज हो गई हो तुम। शरीन ने उसकी बात पर हंस दी और दोबारा से बाहर देखने लगी, मगर फरहाद शायद जा चुका था, क्योंकि काशी की फटफटी बाहर नहीं थी। बाजी, अब आ जाए नीचे, सब्जी ले ली है मैंने,
बना ले आके, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ नहाने। सोनी सब्जी वाला शॉपर तख्त और पर रखकर सहन में बने वॉशरूम में घुस गई। शनी किचन से बर्तन लेते बाहर आकर बैठ गई और सब्जी काटने लगी। छन्नो, अरे ओ छन्नो, लाते मुझे वो लिस्ट, मैं जरा सौदा ले आऊं। फरवा बेगम यानी शिरीन की अम्मा चादर संभाले बाहर जाने को खड़ी हुई थी। ये ले अम्मा, इस लिस्ट में मैंने बस अपनी क्रीम का इजाफा कर दिया है, वो अब याद से ले आना। चलो, तुझे क्रीम की जरूरत कब से पड़ गई? अम्मा, आपको तो पता है गर्मियों में चूल्हे के आगे बैठने से मेरे मुंह का क्या हाल हो जाता है। क्रीम लगाती हूँ ना तो कसम से सुकून मिल जाता है। अच्छा चल ठीक है, ले आऊंगी। तू जाके चूल्हे पर दाल चढ़ा दे। फरवा बेगम गली से निकली और सड़क पर आई। कितनी देर वहां खड़े रहने के बाद सड़क पर पार की और सहुरी चचा की दुकान पर आई और उसे सौदे की लिस्ट थमा दी। चाचू, चाचू मुझे एक गुब्बारा दे, वो सब्ज वाला, और एक कुरकुरा भी दे दे। एक बच्चा 10 रुपए का नोट लिए उसकी दुकान पर आया। तेरे 10 रुपए में या तो गुब्बारा आएगा या तो कुरकुरा, पर मुझे तो दोनों चाहिए, बच्चे ने मासूमियत से कहा। कोई गुब्बारा या कुरकुरा नहीं है मेरे पास, जा पहले पैसे पूरे करके आ, फिर आना। इधर चल, अब भाग जा यहाँ से। सगली चचा ने उसे डांट कर भगाना चाहा। अरे चचा, क्या कर रहे हो? क्यों डांट रहे हो बच्चे को? ये पकड़ो चचा, 20 रुपए, और ये दोनों चीजें दे दो। चचा को तो पूरे पैसों से मतलब था, इसलिए फटाफट पैसे पकड़कर चीजें उस बच्चे को थमा दी। बच्चा खुश हो गया और फरहाद को शुक्रिया कहता वहां से चला गया। फरवा बेगम सौदा पकड़े फरहाद और बच्चे की खुशी को देखकर मुस्कुरा दी। अरे खाला, आप क्या इतना सौदा अकेले उठाकर घर तक लेकर जाएंगी? इधर लाए, मुझे दे, मैं छोड़ाता हूँ। नहीं फरहाद बेटा, मैं उठा लूंगी, मेरे होते हुए आप क्यों उठाएंगी? लाए, मुझे पकड़ा दें, और ये दूसरा हाथ मुझे पकड़ाए, मैं आपको सड़क पार करवाऊं। फरहाद ने एक हाथ में सौदे के शापर पकड़े और दूसरे हाथ से इन्हें पकड़कर सड़क पार करवाई। वो जानता था कि इन्हें सड़क पार करते हुए कितनी दुश्वारी होती है। फरहाद ने शापर इन्हें दरवाजे पर पकड़ाने चाहे, मगर वो उसे अंदर आने का कहने लगी। फरहाद का दिल तो बहुत चाह रहा था अंदर जाने का, मगर इस वक्त वो खुद को इंतहा का मासूम और शरीफ साबित करना चाह रहा था। फरहाद को कुछ ना सूझा तो ये बोला कि अरे नहीं खाला, अच्छा नहीं लगता। अम्मा कौन है बाहर? शिरीन ने भी दरवाजे पर चली आई और अपना फरहाद है छन्नू, अल्लाह खुश रखे, इसे मुझ बुढ़िया को एक भी शापर नहीं उठाने दिया, और सड़क से लेकर दरवाजे तक सारा सौदा खुद ही उठाकर लाया। शिरीन पर्दे की ओट से उसे देखने लगी, जो उसी की आवाज पर कान लगाए खड़ा था। छन्नू, फरहाद से शापर पकड़ ले, मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। जी अम्मा। शिरीन पर्दे से चेहरा और हाथ बाहर निकाले उससे शापर पकड़ने लगी। सुनो शिरीन, इन शापरों को एक दफा चेक जरूर कर लेना। फरहाद से मजीद इसके सामने खड़ा ही ना हो सका और ये बोलकर ये जा हो जा। शिरीन शापर लिए तख्त पर आ बैठी। अम्मा अभी भी नमाज पढ़ रही थी। वो इन शापरों को खोल कर देखने लगी। इनमें से एक छोटा सा नीले रंग का शापर निकला। शिरीन ने उसको जल्दी से खोला तो देखा उसमें खूबसूरत से गोल्डन झुमके थे। अरे वाह बाजी, ये तो कितने प्यारे हैं। अम्मा लाई है क्या? ये तो गलत बात है अम्मा, आपके लिए लाई है मगर मेरे लिए नहीं। सोनी ने बोलते हुए दूसरे शापर खंगाले, मगर ऐसा कुछ भी ना निकला। सोनी चुप करो, तुम भी एक तो समझे बगैर बोलने लग जाती हो। ये अम्मा नहीं लाई, ये तो क्या? सोनी जानने को बेचैन थी। ये तो मेरे पास पहले से है। शरीन ने झूठ बोला जिससे सोनी अच्छे से वाकिफ थी। आपके पास कोई चीज पहले से हो और मुझे मालूम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको किसी ने दिए हैं ना? अरे भला मुझे कौन देने लगा? जाहिर है फर हाँ। सोनी मजे से फरहाद का नाम लेने लगी जब शिरीन ने आंखें निकालकर उसे घूरते हुए अपने पीछे देखने को कहा। सोनी ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा नमाज पढ़कर आ चुकी थी। सोनी, चाह देख, दाल बन गई है तो रोटी डाल, और जल्दी डाल, भूख लग रही है मुझे। जी अम्मा। सोनी ने सर हिलाया। शिरीन ने अम्मा से नजरें बचाकर झुमके सोनी को पकड़ा दिए, जिन्हें वो लिए कमरे में चली गई और शिरीन के दराज में रखकर किचन में रोटी बनाने चली गई। शिरीन शॉपर में से अपनी क्रीम ढूंढने लगी। फरवा बेगम उसके पास ही तख्त पर लेट गई। फरहाद कब से घर के बाहर सीढ़ी पर बैठी शिरीन का इंतजार कर रहा था। वो रोज 1 बजे स्कूल से आती थी, आज तो 15 मिनट ऊपर हो चुके थे मगर वो अभी तक नहीं आई थी। अरे फरहाद, तू यहाँ बैठा है? चलो अच्छा हुआ तू मुझे बाहर ही मिल गया। पुत्र, मुझे ये कुछ सौदा तो ला दे। सरैया खाला घर से बाहर सौदा लेने के लिए निकली, मगर उसे बाहर देखकर उनके जाने की नीयत बदल गई। फरहाद उनकी चालाकियां खूब समझता था। जब कोई काम होता तो शायद कितना मीठी बन जाती थी, और अगर कोई काम से इनकार कर देता तो शायद से कड़वे करेले का रूप धार लेती थी। और फिर वो गालियां निकालती कि बंदा अपना कसूर ढूंढने लग जाता। खाला, मैं नहीं जा रहा, गली में और भी बच्चे हैं तो मौजूद, इनसे कह दें सुबह सुबह मेरा कोई काम करने का मूड नहीं। वे बेगैरता, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और ये तेरे चाचे की कौन सी सुबह है? सूरज सवा नेज़े पर है और 1 से ऊपर का वक्त हो गया है। मेरा काम करते तो तुझे मौत पड़ती है, और अभी कल ही तो देखा था मैंने तुझे इस फरवा का सौदा उठाकर लाते हुए, और वो भी बड़ा मुस्कुराते हुए। तेरी चालाकियां सब समझती हूँ मैं। इस दिल वाली लड़की के पीछे दीवाना बना फिर रहा है ना तू? बड़े ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है तू। अरे वो उस पानी तुझ जैसे निकम्मे आवारा से क्यों शादी करने लगी? तौबा है, इस एक इनकार पर उसे सुरैया खाला से क्या कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था।
कसम से ये खाला तो बड़ी ही घुन्नी मिसनी निकली, कैसे चील की निगाहें हैं इनकी। लगता है सारा दिन लोगों की जासूसियां ही करती रहती हैं, और खासकर मेरी। इनसे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। फरहाद दिल ही दिल में उनकी दूरबीनी पर हैरान हुआ। फरहाद के पास रैया खाला की इन बातों से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता था, यानी उनके सामने से गायब होना। वो गड़प से घर में घुस गया तो सरैया खाला के नॉन स्टॉप रेडियो को फौरन ब्रेक लगी। कुछ देर बाद उसने दरवाजे से सर बाहर निकालकर बाहर झांका तो रास्ता साफ था, और सामने से चन्नो यानी शनीन मुस्कुराती हुई आ रही थी। उसके साथ उसकी स्कूल की एक और टीचर भी थी। वो लड़की भी इसी गली में रहती थी। इस लड़की की किसी बात पर शरीन खिलखिलाकर हंसी तो उसका वो हसीन तिल उसके गाल के डिंपल में कहीं खोसा गया। फरहाद ने उसको इस तरह खिलखिलाकर हंसते और उसके तिल को गाल के डिंपल में शर्माकर छुपते हुए पहली बार देखा था, और वो टिकटिकी बांधे इस हसीन मंजर को देखे गए। वो लड़की अपने घर में चली गई तो शरीन भी तेजी से घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। फरहाद भी तेजी से कदम उठाता उसके पास आया और बोला, वो असल में पूछना ये था कि तुम्हें जो भी कहना पूछना है वो रुके में लिख देना। इस तरह अच्छा नहीं लगता गली में खड़े होकर बात करते हुए। शरीन उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अंदर चली गई। यानी शरीन को मेरे रुके भेजना बुरा नहीं लगता। अब जल्दी से जाकर रुका लिखूं, पूछूं तो सही इसको मेरा तोहफा पसंद आया भी या नहीं। फरहाद अपने तोहफे के बारे में उसकी पसंद और नापसंद जानने को बेचैन था, इसलिए कमरे में जाकर मोमन के बैग से कॉपी पेंसिल लिए उस पर कुछ लिखने लगा। फरहाद रुका लिए छत पर आया। रुका फेंकने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो हाथ हवा में ही रह गया। वो सहन में बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी। फरवा बेगम दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाती थी, मगर आज वो भी उसके साथ ही बैठी हुई थी और शायद चावल साफ कर रही थी, और यही वजह थी जो वो रुका फेंकते फेंकते रुक गया। अरे अब क्या करूं, आज तो खाला भी सहन में है। फरहाद कुछ सोता हुआ नीचे आया और मोमन को ढूंढने लगा। वो अभी तक ट्यूशन नहीं गया था। बैग में किताबें रखकर उसने बैग बंद किया और मुड़ा तो फरहाद उसके सामने आ गया। तो अभी तक गया नहीं ट्यूशन? जा ही रहा था कि आप सामने आ गए। मेरा प्यारा भाई ट्यूशन जा रहा है तो मेरा एक काम कर दे, ये अपनी बाजी को दे देना और इनसे कहना कि आज जवाब भी दे ही दे। फरहाद ने रुका उसकी जेब में डाल दिया। इसमें क्या लिखा है फरहाद भाई? तुझसे जितना कहा है बस उतना कर, जितना सवाल जवाब मत किया कर, और हाँ, अपनी बाजी की अम्मा से बचा कर देना। उनके सामने ही मत कह देना कि मैंने दिया है, समझ गया ना? फरहाद की बात पर मोमन सर हिलाते बाहर निकल गया और साथ वाले घर में दाखिल होकर ऊंची आवाज में सलाम करने लगा। सोनी, ओ सोनी, इधर आ और आकर ये पकड़ चावलों वाला परात और साफ कर इन्हें। मुझे थमाकर चली गई है। लो भला, इस उम्र में मुझसे इतनी नजर लगाई भी जाती है जो मैं इतनी बारीक बीनी से इन्हें साफ करूं। ले पकड़। फरवा बेगम ने परात उसे थमाई और दीवार का सहारा लेते हुए उठ खड़ी हुई और तख्त पर जाकर लेटी। छन्नो अपने बच्चों से कह के थोड़ी देर के लिए अपना शोर बंद रखें और मैं जरा आराम कर लूं। जी अम्मा। बच्चों, खामोशी से सब अपना अपना टेस्ट करो, अब किसी की भी आवाज ना आए। और मोमन, तुम आज इतने लेट क्यों आए हो? टाइम देखा है? पूरा घंटा लेट हो तुम। बाजी, वो असल में भाई कुछ लिखने बैठ गए थे, इसलिए उनके इंतजार में खड़ा था। मोमन को जल्दी में कोई बहाना ना सूझा तो अपने लेट आने का इल्जाम फरहाद पे लगा दिया। अच्छा, तो क्या लिख रहे थे तुम्हारे भाई? शरीन के बजाय सोनी ने पूछ लिया। ये लिख रहे थे। मोमन ने जेब से रुका निकालकर उन्हें दिखाया। सोनी उसे पकड़ने लगी तो शरीन ने जल्दी से आगे होकर उसे झिपट लिया। अरे वाह बाजी, बड़ी तेजी दिखाई। अपने वैसे भी ये ही देखना चाह रही थी। सोनी ने उसकी जल्दबाजी देखते हुए मुस्कुराहट दबाकर कहा, तुम ना बस चुप करके चावल साफ करो। शरीन उसे जवाब देते हुए रुका खोले उसे पढ़ने लगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया भी या नहीं। हाँ, मगर मैंने तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत से लिया था। किसी दिन पहनना जरूर। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी पसंद में कैसी दिखती हो। मेरी बात का जवाब जरूर देना। तुम्हारा दीवाना फरहाद। शरीन चेहरा नीचे किए उसकी तहरीर पर मुस्कुरा दी। छत पर खड़ा फरहाद उसके झुके हुए चेहरे की वजह से उसकी मुस्कुराहट ना देख सका। शरीन ने रुका साइड पर रख दिया और बच्चों की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसके चेहरे पर कोई तासुर न देखकर वो मायूस होता हुआ छत पर पड़ी चारपाई पर बैठ गया। कबूतर फरहाद के इर्द गिर्द जमा हो गए। फरहाद ने इन्हें बाजरा डाला जिसे वो शौक से खाने लगे। हाय रे फरहाद, तुझसे अच्छे तो तेरे ये कबूतर हैं जिन्हें सिर्फ एक खाने और उड़ने के अलावा किसी और चीज का शौक ही नहीं। खाना और फिर उड़ना ही बस इनका मकसद है। और एक मैं हूँ, इश्क में ऐसा पागल हुआ हूँ कि खाने पीने का कुछ होश भी नहीं। काश मैं भी एक कबूतर होता। अगर तू कबूतर होता ना तो मेरे भाई, तो तब भी तू किसी तिल वाली कबूतरी के पीछे पागल होने से पास ना आता। काशी हाथ में भुने चने लिए इन्हें चबाता फरहाद के पास आ बैठा। ये तिल वाली कबूतरी भी होती है क्या? फरहाद ने हैरान होते हुए पूछा। अरे यार होगी, मैंने तो बस वैसे ही सरसरी सी बात कर दी और तू उसे सच समझ बैठा। तू ये बता के तेरा काशी, ओ काशी कहाँ पर? क्या तुझे मैंने टमाटर लाने को बोला था और तू ऊपर बैठा फरहाद से गप्पे मार रहा है। काशी की अम्मा उसे आवाजें देते छत पर आ गई। लो, अब नहीं करने वाली अम्मा चुप, जब तक मैं टमाटर ना ले आऊं। तू ऐसा कर, बैठकर नाम नेहाद आशिकों की तरह आहें भर, मैं जरा टमाटर लेकर आया। काशी अपनी छत से जाने के बजाय उनकी सीढ़ियों से उतरता हुआ बाहर निकल गया, जबकि फरहाद बाकी वाकई में बैठकर आहें भरने लगा।
मोमन और फरहाद उसके सर पर खड़े उसे देखे जा रहे थे। क्या देख रहे हो? फरहाद ने चिढ़कर मोमन से पूछा। मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं। और तू क्या देख रहा है? अब की बार उसने काशी से पूछा। और मैं देख रहा हूँ कि ये 12 दिन के बज रहे हैं क्या रात के? मगर तेरी शक्ल देखकर मुझसे अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, इसलिए तो खुद ही बता दे। अपनी फजूल बकबक बंद रखो तुम दोनों। फरहाद इस वक्त इनकी बात सुनने के मूड में नहीं था। अच्छा ठीक है, नहीं बोलते कुछ, मगर ये तो बता कि तेरे चेहरे पर आखिर 12 बज किस गम में रहे हैं। काशी ने अपनी चुप रहने की शर्त ये रखी कि वो पहले अपने मूड की खराबी की वजह उन पर जाहिर कर दे। यार क्या बताऊं, काशी परसों रुका भिजवाया था उसे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उसने। यानी इससे तो ये जाहिर हुआ ना कि उसे मेरी मोहब्बत की जरा भी परवाह नहीं। फरहाद दुख के मारे रो देने को था। काशी को पता था कि आज की बात शिरीन को ही निकलनी थी। अरे फरहाद भाई, मैं तो भूल ही गया, बाजी ने तो जवाब में एक कागज दिया था मुझे। मोमन ने सर पर हाथ मारते उसे बताया। फरहाद का दिल चाह के इस भुलक्कड़ का गला ही दबा दे, जिसने इतने दिन उसे परेशान और इंतजार में ही रखा। अबे गधे, जब तेरी बाजी ने तुझे वो कागज दिया था तभी क्यों ना लेकर आया मेरे पास? फरहाद ने उसकी गर्दन के पीछे एक थप्पड़ रसीद किया। और भूल गया था मैं, और आपने भी तो तब पूछा नहीं। मोमन अपनी गर्दन सहलाने लगा। हर दफा उसे गर्दन पर थप्पड़ खाना पड़ता था। तब नहीं पूछा, मगर अब तो पूछ रहा हूं ना। जा अब जल्दी से लेकर आ। फरहाद ने उसे नीचे भगाया। मोमन 2 मिनट बाद बैग से रुका लिए छत पर आया और उसे थमाकर वापस नीचे ही भाग गया कि कहीं कागज के अंदर कुछ ऐसा ही ना लिखा हो कि उसे फरहाद से दोबारा थप्पड़ खाना पड़ जाए। फरहाद ने बेसब्री दिखाते जल्दी से रुका खोला और उसे पढ़ने लगा। अरे ऊंची आवाज में पढ़ना, मुझे भी सुना। काशी ने भी जानना चाहा कि आज पहली बार शरीन ने खत के जवाब में आखिर क्या लिखा है। तुमने ख्वामखाही सहमत की वो झुमके लाने की, खैर, लेकिन बहुत ही पसंद आए मुझे तुम्हारा तोहफा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और और भी अच्छा लगता अगर तुम ये अपनी कमाई से खरीद कर मेरे लिए लाते तो। खत की आखिरी लाइनें पढ़कर फरहाद का खुशी से खिला चेहरा एकदम मुरझा गया। ये शिरीन क्या कह रही है? पढ़ा तो तूने काशी, इसने कहा कि मुझे इसे ये तोहफा अपनी कमाई से लाकर देना चाहिए था, यानी मेरे प्यार और मोहब्बत से लाए गए तोहफे की इसलिए कदर नहीं कि वो मेरे पैसे से नहीं आया। फरहाद ने रोने वाली शक्ल बनाते हुए काशी की हमदर्दी हासिल करना चाहिए। हाँ तो और क्या कहे, बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है वो। अगर तू उसे अपने खुद के पैसों से खरीद कर देता तो और भी अच्छा लगता उसे। और मुझे तो ये बता कि कमाता तो कुछ है नहीं, तो उससे शादी करके उसे दूसरों के सहारे पर रखेगा क्या? इसमें क्या है, जिस तरह मैं रह रहा हूँ वो भी रह लेगी। अब्बा कमा रहे हैं तो मेरा कमाना कोई जरूरी है क्या? फरहाद उल्टा काशी को ही गलत कहते हुए रुका जेब में डाले नीचे आ गया और आकर अपने पलंग पर गिर गया। सुनिए जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? रजिया जैद साहब की शाम की चाय लिए उनके पास ही सहन में चारपाई पर बैठ गई और पूछने लगी। पूछ तुम ऐसे रही हो रजिया बेगम जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। मेरे परेशान होने की कोई ज्यादा वजूहात नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही वजह है, और वो है तुम्हारा लाडला फरहाद। हमारे लाड प्यार ने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है इसे, और मैं जितना भी इस पर सख्ती कर लूं तुम उतना ही उससे नरमी से पेश आती हो। वो अब कोई छोटा सा बच्चा नहीं है रजिया कि उस पर कोई सख्ती ही ना की जाए। नरमी ना करूं, लाड ना उठाऊं उसके, तो और क्या करूं? याद है कितनी दुआएं मांगी थी रो रो कर कि हमारी भी औलाद हो, और आखिर हमारी दुआएं कबूल हुई और हमें शादी के 8 साल बाद नन्हे शहजादे की सूरत में फरहाद मिला। इतनी ख्वाहिश, इतनी दुआओं और आंसुओं के बाद वो हमारी गोद में आया। तो अब मैं उसे प्यार ना करती तो उसे लाडों में ना रखती तो और क्या करती? मेरा दिल नहीं चाहता उसे डांटने तक का, गुस्सा करना तो दूर की बात है। हाँ मगर आप ठीक कहते हैं, हमारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, जरूर है, मगर फिर भी इसमें कोई गलत हरकत बिल्कुल नहीं है। एहसास है उसके दिल में सबका, बस एक ही चीज का एहसास नहीं है कि बस यही एहसास नहीं है कि बाप को इस उम्र में काम करवाने के बजाय घर बिठाऊं। रजिया तो बोलकर आधी बात बीच में छोड़कर चुप कर गई, जबकि उनकी आधी बात मजीद जैद साहब ने मुकम्मल कर दी। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी परेशान रहती हूँ जी। अगर काम के बारे में कोई बात करूँ तो कहता है अभी से काम पर लग जाऊं, थोड़ा अरसा सुकून आराम भी तो करने दे, फिर सोच लूंगा काम का भी। मैं भी क्या करूं? रजिया सख्ती नरमी दोनों कर ली, दोनों लहजों में समझा कर देख लिया, मगर जवान बेटा है, आगे से मुंह जोरी ना करे, इसलिए खामोश हो गया हूँ। अब बस इंतजार में हूँ कब एहसास हो उसे और कहे बगैर निकले किसी काम के लिए। अब तो मेरे आसपास के लोग भी मुझे कहने लगे हैं तुम्हारा बेटा अभी तक किसी काम नहीं लगा क्या? और मैं ये कह देता हूँ कि ढूंढ रहा है काम, इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाता है। और जब वो बताते हैं फलां का बेटा आर्मी में है, फलां का बिजनेसमैन है, कोई किसी ओहदे पर फाइज है तो कोई किसी ओहदे पर, तो ना जाने क्यों इस वक्त मुझे अपने अंदर किसी खालीपन का एहसास होता है कि मैं अपने होनहार बेटे का काम, कौन सा काम, कौन सा कारनामा बताऊं कि जिसे बताकर मैं भी अपने बेटे पर फख्र कर सकूं। मगर अब तो मेरी कोशिश होती है फरहाद का जिक्र ही ना निकले। जब वो कहते हैं कि अब हम तो अब रिटायर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे बच्चे अपने पाँव पर खड़े हैं, खैर से अपना कमाते हैं और हम बूढ़े माँ बाप को भी देखते हैं, इस वक्त मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसका तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकती रजिया बेगम। रजिया को उनकी बातों से दिली दुख हुआ, मगर वो उनकी बातों को जवाब में अब क्या कहती। कप में चाय वैसी की वैसी पड़ी थी और कप की ठंडी हो चुकी थी। वो कप उठाए किचन में चली गई।
गर्म करने की जहमत नहीं की थी, क्योंकि जानती थी कि वो अब चाय नहीं पिएंगे। जैद साहब की बातों से पहले ही वो कुछ सोचे बैठी थी और अब उस पर अमल करने का वक्त आ चुका था। क्या कर रहा है तू? ऐसे झांक झांक कर नीचे क्या देख रहा है? काशी दीवार फलांगता उसके पास आया, जो तकरीबन दीवार से नीचे लटका हुआ था। उसकी नजरें शरीन को ढूंढ रही थी, जो कहीं नजर नहीं आ रही थी, और ना ही घर के बाकी फर्द दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ? क्या अपनी छन्नों को ढूंढ रहा है? मगर यार वो तो घर नहीं है। काशी ने उसको इतला दी। अच्छा, मगर कहाँ गए सब? सुबह तक तो सबकी आवाजें आ रही थी, ये अचानक से कहाँ चले गए? बेटा वो तो सुबह तक आ रही थी ना, अब तो दोपहर हो गई और मालूम नहीं कहाँ गए हैं। मैंने तो इन्हें सड़क पर रिक्शा रोककर उसमें बैठते देखा था। ओह अच्छा। फरहाद का मुंह लटक गया। तेरे पास उसका नंबर नहीं है क्या? काशी ने उसका लटका मुंह देखते पूछा। नंबर तो तब होता ना अगर उसके पास मोबाइल होता, मगर उसके पास अपना कोई जाती मोबाइल ही नहीं है। एक मिनट यार, तूने कहा कि उसका अपना मोबाइल नहीं है, मतलब खाला फरा का तो न है ना, तो इनका नंबर भी नहीं है क्या तेरे पास? उनका नंबर रखने से मेरी कोई लॉटरी निकल आनी थी क्या? फरहाद ने उसकी बात को ना समझते खराब मूड में खराब ही जवाब दिया। अबे ओ गधे, मेरा मतलब है कि इनको नंबर पर फोन कर, इन्हें भला क्या पता किसका नंबर है। शरीन या सोनी से ही पूछेंगी ना। अब तू ऐसा कर, इनके नंबर पर फोन मिला। अरे कैसे मिलाऊं? कह तो रहा हूं कि नहीं है उनका नंबर मेरे पास। तेरे पास नहीं है, मगर तुम्हारी अम्मा के पास तो होगा ना, जा उनके मोबाइल से ले आ। काशी ने उसे नंबर हासिल करने का आसान हल बताया। हाँ गुड आइडिया, मैं अभी लेकर आया। फरहाद दो दो सीढ़ियां उतरता रसिया के मोबाइल से नंबर चोरी करके वैसे ही वापस ऊपर आ गया। मिलाओ फोन? फरहाद ने काशी से पूछा। नहीं मेरे भाई, तो ऐसा कर, जो नंबर लाया है ना उसे तू डिलीट कर दे। काशी का दिल किया उसका मोबाइल पकड़कर या तो उसके सर पर दे मारे। बात नहीं करनी क्या? अब कर भी फोन। काशी ने उसे अभी तक ऐसे ही मुंह उठाए हाथ में मोबाइल पकड़े देखा तो कहा, मिला नंबर और पूछ के कहाँ गई है, कब तक आएगी? और हाँ, अगर कहेगी ना कि अभी कोई पता नहीं, तो कह देना कि अगर आज की आज ही वापस ना आई तो अमरूद के दरख्त के साथ लटक कर तू फांसी ले लेगा। काशी ने आखिर में दांत दिखाते हुए कहा, 2 मिनट के लिए अपनी जुबान बंद रख। फरहाद उसे एक धमका रसीद करने के बाद नंबर डायल करने लगा। 2-3 बैल जाने के बाद कॉल रिसीव की गई। सलाम लेने के बाद पूछा गया, कौन? अबे ये तो खाला ही पूछ रही हैं, कौन? अब मैं क्या कहूँ? फरहाद ने फोन कान से कतरे दूर करते काशी से पूछा, तुझसे तो कुछ नहीं होगा। काशी ने कहते हुए मोबाइल उसके हाथ से लिया और कान से लगाकर बोला, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, मिस शरीन से बात हो सकती है? अपने बेटे के मुतालिक कुछ बात करना चाह रहा था। तेरा बेटा कहाँ से आ गया? फरहाद ने आंखें फाड़े उसे देखा और पूछा, जबकि काशी ने उंगली होंठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अच्छा अच्छा, मैं बुलाती हूँ उसे। छन्नो, अरे ओ छन्नो, तेरे स्कूल के किसी बच्चे के घर से फोन है, आके सुन ले। फराह बेगम की इतनी ऊंची आवाज पर काशी ने मोबाइल एकदम अपने कान से दूर किया। हेलो जी, कौन? शरीन की आवाज पर काशी ने मोबाइल फौरन फरहाद के कान से लगा दिया। अब बोल, मर भी क्या गूंगे का गुड़ खाकर बैठा है? काशी ने उसे गूंगापन दूर करने को बोलने पर उकसाया। हेलो छन्नो, मेरा मतलब है कि शरीन, मैं हूँ फरहाद, जानती हूँ किस काम से फोन किया? शरीन ने बगैर कोई खुशी जाहिर किए उससे मुख्तसर सवाल किया, जबकि फरहाद खुशी से पागल ही हो गया कि शरीन को कितनी पहचान है उसकी। हाँ, वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि तुम इस वक्त हो कहाँ? मेरा मतलब है कि वापस घर कब आओगी? फरहाद ने उसे इस तरह पूछा जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो और उसे घर वालों की बात याद सता रही हो। हम इस वक्त अपनी खाला के घर हैं, कल तक आ जाएंगे। शरीन ने इतना बताकर फोन काट दिया, जबकि फरहाद मोबाइल को हाथ में लिए तकने लगा। क्या कह रही थी वो? काशी ने तजस्सुस के मारे जल्दी से पूछा। खाला के घर है, कल आएगी। तो तेरा मुंह क्यों लटक गया? कल आ तो रही है। तूने देखा नहीं? उसने सिर्फ इतना कहकर फोन बंद कर दिया और कोई बात ही नहीं की मुझसे, मेरा हाल तक नहीं पूछा। तेरा हाल तो उसे वाकई में पूछना चाहिए था। काशी ने उसका हाल देखते हंसकर कहा, ज्यादा खीखी मत करना, वरना कहीं ये ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और शादी पर लोगों को बगैर दांतों के दूल्हा देखने को मिले। काशी ने उसकी बात का मतलब समझते फौरन अपने होंठों को जैसे एल्फी से चिपका लिया। अखियां नु चैन न आवे, सजना घर आजा, हर पल तेरी याद सतावे, हूँ फेरा पाजा। काशी का फोन बजा और हर बार की तरह फरहाद उसके फोन के इतने वॉल्यूम पर उछल कर रह गया। अब ये क्या गाना लगवा लिया तूने? पहले नहर वाले पुल पर बुलाती थी, अब क्या घर में ही कोई पुल बनवा लिया जो घर में फेरा लगाने को कह रही है? फरहाद ने उसकी दुखी रिंगटोन सुनते हुए कहा, तुझे तो पता है कि मेरा दिमाग अभी इतना खराब नहीं हुआ कि मैं ऐसे गाने लगाऊं या सुनूं। इस गुलाबों ने ही लगा दी मेरे मोबाइल पर, तो उसमें कौन सी मुश्किल है, तू बदल ले। फरहाद ने आसान मशवरा दिया। अरे क्या बात करता है, क्यों? खाला से मेरी शामत बुलवानी है, अभी चंद दिन पहले ही तो इज्जत करवाई है, अब दोबारा करवाने की हिम्मत नहीं। उसने अगर देख लिया ना कि मेरे मोबाइल की रिंगटोन बदल चुकी है, तो खाला को बताकर उनसे दुर्गत बनवाएगी मेरी। वैसे अच्छा, जितने तो उसे नखरे दिखाता है और लंबे लंबे इंतजार करवाता है ना, तेरी दुर्गत तो बननी ही चाहिए। काशी ने कॉल काट दी, मगर मोबाइल फिर से बजने लगा। इससे पहले कि वो दोबारा कॉल काटता, फरहाद ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल पिक की और स्पीकर पर लगा दी। काशी बस उसे घुर कर ही रह गया। सुनो जी,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਹੇ ਕੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਏਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੀ? बोलो। हूँ कुछ बोलते क्यों नहीं जी? फरहाद अपनी हंसी दबाए उंगली पर गुलाबों की जी जी गिनने लगा। काशी तो सो रहा है जी, मैं उसका दोस्त हूँ जी, आप बाद में फ़ोन करना जी, अभी मैं रखता हूँ जी। काशी ने झूठ बोलते हुए खटाक से फ़ोन बंद किया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मोमन ने आवाज़ बुलंद सलाम किया और सहन में चटाई बिछाकर बैठने लगा। अरे मोमन पुत्र, ये चटाई बिछाने की ज़रूरत नहीं, आज छुट्टी है सबको। सुनो, तूने बताया नहीं मोमन को स्कूल में ही कि आज छुट्टी है? अम्मा, मुझे याद नहीं रहा। शिरीन नहाकर अभी निकली थी और अब बालों को तौलिए से खुश्क कर रही थी। मोमन, ये फरहाद पुत्र को कोई काम लगा या नहीं? फराह बेगम ने न जाने क्यों पूछने लगी। नहीं खाला अम्मा, अब्बा तो बहुत कहते हैं इनको कि कोई काम ढूंढो, मगर बकौल अब्बा के वो तो सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा। फराह बेगम ने अच्छा कहते हुए सर हिला दिया। चलो नहा लिया ना तूने? चल अब जा किचन में सोनी के साथ मदद करवा, मेहमान आने ही वाले हैं। मैं भी जरा बाहर से बोतलें पकड़ लाऊं। सितंबर चढ़ गया मगर गर्मी का जोर है कि टूटने का नाम नहीं ले रहा। इधर से ठंडी बोतलें लाओ और बस, फिर लाकर रखने की देर है होती के साथ ही गर्म हो जाती हैं। सोनी तुझे कहा था कि फ्रीजर में बर्फ जमाने के लिए पानी रख दे, मेहमानों को गर्म पानी पिलाएगी क्या? अम्मा रख दिया है, क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं आप? सोनी ने किचन से ही जवाब दिया। मोमन पुत्र, आज जरा कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए काम भी बहुत ज्यादा है। आज तू छुट्टी कर और जा अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल। अरे खाला, आप कहाँ जा रही हैं? मैं ला देता हूँ ना आपको बोतलें। मोमन ने इन्हें रोकना चाहा। हाय मेरा सोना बच्चा, चल ये ले पैसे और जाकर जल्दी से ले आ। फराह बेगम ने उसे सर पर प्यार देते पैसे पकड़ाए। मोमन बैग घर पर रखकर सड़क पार करके चचा सगीर की दुकान पर चला गया। शरीन किचन में शेल्फ के साथ टेक लगाए फरहाद के बारे में सोच रही थी। मोमन कह रहा था कि उसने अभी तक कोई काम ढूंढना शुरू नहीं किया, इसका मतलब उसके लिए मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। इतना ही दीवाना है अगर गाल के तिल की वजह से मेरा तो कोई नौकरी आखिर ढूंढता क्यों नहीं? आखिर कब इस पर किसी की बातों का असर होगा? एक तो बहुत ही पहले ही हम मामू के पैसों पर गुजारा करते हैं, अब तो नौकरी लग गई हूँ तो मैं घर का ये हाल बेहतर हुआ है, मगर कोई मुझे सारी जिंदगी तो नहीं कमाने देगा ना। वो तो शुक्र है कि ये घर हमारा जाती है, वरना तो किराए के घरों में कहाँ कहाँ खज्जल होना पड़ता। और बकौल अम्मा के, उनके साथ साथ उनकी बेटियों ने भी बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और वो अपनी बेटियों को किसी सुखी घर में ब्याहेंगी ताकि वो सारी पुरानी तकलीफें भूल जाएं। अब इस सूरत में कि जब फरहाद कोई काम भी नहीं करता और हर वक्त दोस्तों के साथ बाहर या कबूतरों के साथ छत पर नजर आता है, तो अम्मा क्यों कर मेरी उससे शादी पर राजी होंगी। उफ, समझ नहीं आ रही क्या करूं, जो वो आज के आज ही काम ढूंढने निकल जाए। शरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शरीन के अब्बा उनके बचपन में ही फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फौत हो गए। कुछ वैसे नहीं, वो एक टांग से माजूर थे, इसलिए इनसे जल्द अज जल्द अपना बचाव न हो सका। इस वक्त सबको अपनी पड़ी थी, अपनी जान बचाकर सब तो बाहर निकल आए, मगर उनको बचाने का किसी को ख्याल ना आया। फराह बेगम उनकी इस तकलीफ दे मौत को जब भी याद करती रो पड़ती। उनके इस मुश्किल वक्त में उनके भाई ने उनका साथ दिया था और अब तक देते आ रहे थे। आखिर इकलौती बहन थी उनकी, इन्होंने तो बहुत जोर लगाया कि वो बच्चियों को लेकर उनके घर आ जाए, मगर वो अपने मरहूम शौहर की इस जन्नत को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। शुरू में तो बच्चियां स्कूल में पढ़ती थीं, इसलिए अखराजात भी ज़्यादा थे, इसलिए वो सिलाई भी किया करती थीं। लोगों के कपड़े सीने से जो पैसे मिलते वो इन दोनों की फीस में चले जाते और जो पैसे उनका भाई भेजता उससे मुश्किल से घर का खर्चा पूरा होता। मगर अब दोनों पढ़ चुकी थीं और शरीन तो अब जॉब भी करती थी। जिस स्कूल से उसने मैट्रिक किया था वहीं से उसको जॉब की ऑफर हुई और वो उसे अपने लिए गोल्डन चांस समझकर कबूल कर गई। उसने बीए किया था, इस लिहाज से तनख्वाह भी माकूल थी। इस तरह वो स्कूल और महल्ले के बच्चों को भी पढ़ाने लग गई तो उसने फराह बेगम की सिलाई बंद करवा दी। उसकी तनख्वाह से आराम से गुजारा हो रहा था। सोनी का जहेज भी उसके साथ साथ बन रहा था। सोनी के जहेज की ज़्यादातर चीज़ें उसी की कमाई से बन रही थीं। फराह बेगम अपनी दोनों बच्चियों की सलाहियतों और फर्माबरदारी से बहुत खुश थीं और बस हर वक्त उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगती रहती थीं। काशी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बाइक रिक्शे से जा टकराई थी। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, बाइक की आगे वाली लाइट टूट गई थी और उसके घुटने और बाजू पर चोट आई थी। गुलाबों को मालूम हुआ तो अपने कपड़ों का संदूक, बोरिया, बिस्तर और तकरीबन सब कुछ उठाई यहाँ आन टपकी। काशी का उसे यहाँ देखकर अच्छा खासा मूड बिगड़ गया, यानी अब कितने दिनों तक उसे यहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। गुलाबों ने एजी ओजी सुनिए जी करते हुए पहले तो उसका बहुत सर खाया, मगर फिर दिन रात जगह जाकर उसकी ऐसी खिदमत की जिसके वो काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो उसका शुक्रगुजार ज़रूर हो गया। वो उसके लिए कभी सेब लिए चली आती, कभी जूस तो कभी यखनी, ताकि उसे ताकत मिले और फिर ज़बरदस्ती उसे खिलाती। काशी खामखाही शर्मिंदा हुआ जाता और सोचता कि अगर मैं गुलाबों के अलावा किसी और से शादी कर लूँ तो वो दिलो जान से मेरी खिदमत करेगी क्या? मेरी फरमाबरदार और प्यार करने वाले साबित लोग होगी। उसने बहुत दफ़ा ये सोचा, मगर दिलो दिमाग दोनों की तरफ से जवाब हमेशा नफ़ी में ही मिलता। यानी पहले भी गुलाबों थी और आगे भी बस गुलाबों ही गुलाबों होगी।
पहले जब वो आई थी तो उसका दिल चाह रहा था कि जख्मी घुटने और बाजू के साथ ही उसे वापस छोड़ने चला जाए, मगर अब जबकि वो जा रही थी तो उसका दिल कह रहा था कि उसे रोक ले, मगर नहीं, कुछ कहने से उसकी शान में फर्क आ जाता ना, इसलिए मुंह से तो कुछ ना बोला, मगर सर दर्द, पेट दर्द और बुखार का बहाना करके ऐसा नाटक किया कि गुलाबों को अपना पैक किया सामान दोबारा खोलना ही पड़ा। ओए मोमन, तू आज गया नहीं ट्यूशन? गया था मगर छुट्टी है आज। वो क्यों? फरहाद ने पूछा। कुछ मेहमान आ रहे थे बाजी के घर, इसलिए। और हाँ, खाला कह रही थी कि कुछ खास मेहमान हैं। बड़ी तैयारियां श्यारियां हो रही थी, घर साफ सुथरा किया जा रहा था, पकवान पक रहे थे। मोमन ने उसे आज की ताज़ा खबर सुनाई। ऐसे कौन से खास मेहमान आ रहे हैं जो इतनी तैयारियां हो रही हैं? फरहाद सोचने लगा, मगर फिर उसके जहन में झमाका सा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शनीन सिर्फ फरहाद की है और किसी की नहीं हो सकती। फरहाद भागता हुआ छत पर आया और साथ वाले घर में झांकने लगा। नजरें चारों तरफ घुमाकर शीनी को ढूंढना चाहा तो वो कमरे से निकलती नजर आई। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बार बार अपने गाल के तिल को छू रही थी। इसका मतलब वो मेहमान वैसे ही आ रहे हैं। फरहाद ने अपने दिल को शीनी की मुस्कुराहट देखते हुए मुतमईन करना चाहा। शीनी अब बालों की पोनी में कैद किए वापस कमरे में चली गई तो फरहाद भी अपना मुतमईन दिल लिए अपने कमरे में आ गया और पलंग पर लेट गया। आज कितने दिन हो गए थे कि उसने शीनी को रुका नहीं भेजा था। दिल कुछ कुछ उदास होने लगा, क्योंकि कितने दिनों से वो काशी से भी नहीं मिला था। कमीना कहीं का, ऊपर ऊपर से तो बड़ी बकवास करता था, बड़े नखरे दिखाता था गुलाबों को, मगर अब जब से वो आई है उसका दिल ही नहीं चाहता घर से निकलने को। बंदा छत से ही आवाज दे देता है। चलो, लगता है होगी होगी उसको भी गुलाबों की कदर। खैर, उसका भी क्या कसूर। जब अपना महबूब पास हो तो दोस्त कहाँ याद रहते हैं। एक मेरा महबूब है कि हर वक्त नो लिफ्ट का बोर्ड लिए ही घूमता रहता है। अगर मुस्कुराहट है भी तो दूसरों के लिए, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है। फरहाद ने अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए स्पीकर का बटन दबाया और छन्नोनामा शुरू कर दिया और आंखें मूंदे अपनी छन्नों का तस्वुर दिल में लाने लगा। मोमन, ये तेरी जो बाजी नहीं छन्नो? रजिया बेगम मोमन से बोली। रजिया, मोमन और फरहाद बैठे खाना खा रहे थे। जी अम्मा, क्या है इनको? अरे, उसके दिन पक्के हो गए क्या? पानी पीते फरहाद को एकदम होता लगा। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही बता रही हूँ। अरे, उस दिन मेहमान नहीं आए थे उनके घर, जब मोमन को छुट्टी थी और वो उसका रिश्ता करने ही तो आए थे। उनको तो छन्नो इतनी पसंद आई कि वो डेट भी फिक्स कर गए। कह रहे थे कि यतीम बच्ची है, जहेज में कुछ नहीं देंगे। क्या कहा अम्मा? डेट तक फिक्स कर गए? फरहाद को झटके पे झटके लगे। हाँ, इस महीने के आखिर में ही है उसकी शादी। मैं तो तुझे इसलिए बता रही हूँ कि तेरे अब्बा तो सारा दिन घर नहीं होते और उनके शादी के इंतजाम देखने वाला कोई है नहीं। एक मामू है, मगर अब वो रोज रोज तो इधर आने से रहा तो सारा दिन फारिग ही होता है। तू तो इनकी मदद ही करवा दिया कर। अब शादी वाले घर में 100 काम होते हैं। फरा बेचारी अकेली क्या क्या देखेगी। रजिया बेगम ऐसे बोल रही थी जो ना जाने किस जहां में पहुंचा हुआ था। फरहाद तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। रजिया ने उसे कंधे से हिलाया। फरहाद ने उनकी तरफ देखा और पानी का गिलास टेबल पर जोर से पटकते हुए उठ खड़ा हुआ और छत पर जाकर चारपाई पर लेट गया। दिल चाह रहा था कि फुट फुट कर रोए, मगर चुप कौन करवाता। रजिया बेगम उसे इस तरह खाना अधूरा छोड़कर जाता देख आवाजें देने लगी, मगर वो कान बंद किए अपना दिलो दिमाग किसी और सोच पर लगाए बैठा था। और वो सोच ये थी कि अगर शीरीन किसी और की हो गई तो वो सारी जिंदगी उसके बगैर कैसे जिएगा। एक तो इस लड़के को खाने से मुंह मोड़कर जाने की बहुत बुरी आदत है। अब तू क्या देख रहा है? ठीक से सारा खाना खत्म कर। रजिया बेगम ने मोमन को खाने से हाथ रोके देखा तो कहा। मोमन चाहे छोटा सही मगर अपने भाई के हाल से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मुंह उठाए छत को तक रहा था। रजिया बेगम खाने के बर्तन लिए किचन में चली गई। फरहाद, मेरे बच्चे देख, 11 बज रहे हैं और तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया और अब सोने के लिए नीचे भी नहीं आ रहा। अम्मा, ना ही मुझे खाना खाना है और ना ही मुझे नीचे आना है। और हाँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सब झूठे हैं, सब मतलबी हैं, सबको अपनी पड़ी है, किसी को मेरी परवाह नहीं। फरहाद को शीरीन का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, यानी वो इस रिश्ते के आने पर खुश थी। जाहिर है खुश तो होगी ही, वो पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा कमाता है, जहेज भी नहीं मांगा। मेरी तरह निकम्मा बेरोजगार और अनपढ़ तो नहीं है ना। फरहाद ने दिल ही दिल में अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। मेरा लाल, मेरा बच्चा, किसने कहा तुझसे कि किसी को तेरी परवाह नहीं? मैं हूं तो सही तेरी माँ, तेरी परवाह करने के लिए। चल मुझे बता कि आखिर है क्या परेशानी जो तू खाने से इस तरह हाथ खींचकर यहाँ कर लेट गया। अम्मा, क्या बताऊँ आपको, आप जानती तो हैं कि शीनी की शादी हो रही है, जबकि वो जानती भी है कि मैं उसके पीछे कितना पागल हूँ। फिर भी उसने मेरे अलावा किसी और से शादी के लिए हाँ कर दी। उसे मेरी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं। अम्मा, आप ये बताएं कि मैं कोई लोफर या टाइम पास लड़का हूँ क्या? मेरी मोहब्बत तो सच्ची है, फिर भी उसे नजर नहीं आती। फरहाद जो तय किए बैठा था कि एक आंसू नहीं बहेगा, मगर उसका जब्त टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। शीरीन को किसी और का होते देखना उसके बस की बात नहीं थी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि शीरीन का नाम उसके अलावा किसी और के साथ जोड़ दिया जाएगा।
ना मेरा बच्चा, ऐसे ना रो, तेरी माँ को तकलीफ होती है। रज़िया बेगम के दिल में उसके ये आंसू चुभने लगे। अम्मा, अगर आपको मेरे आंसुओं से तकलीफ होती है तो कुछ करें मेरे लिए, कुछ ऐसा करें ना कि शीरीन किसी और की ना बन सके। अगर ऐसा नहीं कर सकती अम्मा तो कम से कम शीरीन को मेरे नसीब में लिखने की दुआ ही कर दें। मगर अम्मा कुछ तो करें अपने बेटे के लिए। फरहाद का बस नहीं चल रहा था, कोई अभी के अभी शीरीन को उसका बना दे। अम्मा, मैं उसके बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो तो अब मेरी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बन चुकी है। फिर कैसे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा किसी और के सुपुर्द कर दूँ, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, चुप कर जा, अभी तेरी माँ जिंदा है तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं उसकी माँ से बात तो करूंगी बेटा, मगर ये बता के करूंगी किस मुंह से? नौकरी तो तू कोई करता नहीं, ऐसे लड़के के साथ वो कैसे अपनी बच्ची का रिश्ता करेगी? ऐसे ही तो तू नहीं, शीरीन का हाथ तेरे हाथ में सौंप देगी, उसके लिए तुझे कोई नौकरी ढूंढनी होगी। अगर शादी से पहले तू कोई नौकरी लग जाता है तो मैं खुद उसकी माँ के पास जाऊंगी और हाथ जोड़कर अपने बेटे का रिश्ता मांगूंगी। और अगर तो उन दोनों की इन दिनों के अंदर अंदर कोई नौकरी तलाश नहीं करता तो मैं किसी की बेटी को जबरदस्ती ब्याह कर नहीं ला सकती, और ना ही वो देने वाले हैं अपनी बेटी। अब बता, तू करेगा नौकरी तलाश? रजिया बेगम ने रिश्ता मांगने की कड़ी शर्त रखी, मगर फरहाद ने फौरन कबूल कर ली। अम्मा, अब दुआ करना जल्दी नौकरी मिल जाए और खाला फराह भी मान जाए, शीरीन ये शादी रुक जाए, बस आखिरी बात उसने दिल में कही थी। क्यों नहीं करूंगी दुआ, मैं तो हर वक्त तेरे लिए दुआगो रहती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को उसकी तमाम खुशियां दे और मुझे भी देखना नसीब करे। रजिया बेगम ने उसके लिए दुआ की और उनकी गोद में सर रखे फरहाद के बालों को सहलाने लगी। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। काशी ने छत पर आते ही उसे देखकर शेर झाड़ा, जो हर लिहाज से उस पर फिट आता था। फरहाद अखबार खुले हाथ में मारकर लिए नौकरी के इश्तिहारात में नौकरी तलाश कर रहा था। क्या हुआ मेरे भाई, अभी तक कहीं बात नहीं बनी? काशी ने उसके हाथ से अखबार लेते हुए पूछा। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ यार, मगर बात वाकई में कहीं नहीं बन रही। मेरी कम पढ़ाई हर बनते काम में टांग अड़ा देती है, तो उसका भी सिंपल सा हल है यार, उसकी टांगे तोड़ दे। काशी ने अपनी हंसी दबाई। फरहाद ने उसकी फजूल सी बात पर रखकर उसकी गर्दन पर एक जोर की चमाट रसीद की और उसकी जाहिरी खूबसूरती और बातिनी खूबसूरती शक्ल के सामने से अखबार खींचते हुए नीचे चला गया। अरे कहाँ जा रहा है, रुक, मैं अभी आया तेरे साथ। फरहाद सारा दिन नौकरी के लिए इधर से उधर खजल होता रहता था। काशी उसका बचपन का दोस्त था, वो बाहर से जितना भी उसका मजाक क्यों ना उड़ा लेता, अंदर से उसका एहसास भी उतना ही करता था। इसलिए उसे पैदल जाने से रोककर अपनी बाइक पर ले जाने के लिए उसके पीछे आया। दिन गुजरते जा रहे थे और शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, और फिर आखिर करीब से करीब तर ही आ गए। कल मेहंदी की रस्म थी और आज मायों की। फरहाद नौकरी के चक्कर में सारा दिन घर से बाहर ही होता, मगर फिर रोज की तरह वापस मायूसी लौटता। रजिया बेगम रोज उसके लिए दुआ करती कि आज वो खुशखबरी अपने साथ ही लेकर आएगा, मगर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उनका दिल भी बुझ जाता। मगर आज शायद उनकी दुआ कबूल होने का वक्त आन पहुंचा था। फरहाद 1 किलो मिठाई का डब्बा लिए जिसमें गुलाब जामुन थे घर में दाखिल हुआ। चेहरे पर बेपनाह खुशी थी। वो आते ही रजिया बेगम के गले लगा गया और बोला, अम्मा जल्दी से मुबारकबाद दो, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। फैक्ट्री में माल लाने और ले जाने का सारा हिसाब किताब रखना है। 17,000 तनख्वाह है। अम्मा, अगर अब्बा सुनेंगे तो कितने खुश होंगे, है ना? फरहाद इस वक्त बहुत खुश था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआ सुन ली। फरहाद, तो यहीं पर रुक, मैं शुक्राने के नफल अदा करके आई। रजिया बेगम जल्दी से वजू करने चली गई, जबकि फरहाद सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। तभी उसको साथ वाले घर से ढोलकी और गानों की आवाज आई। उसके दिल को कुछ हुआ, आज तो शायद मायों की रस्म है। उफ, ये क्या हो गया? फरहाद अपने सर पर हाथ मारकर रह गया। यानी मैंने नौकरी ढूंढने में बहुत देर कर दी, अब क्या करूं मैं? फरहाद की कुछ समझ में ना आया कि अब वो क्या करे। पास पड़े मिठाई के डब्बे को देखकर, यानी नौकरी मिल जाने पर खुश हो या शादी के सर पर आ जाने पर अफसोस करे। वो उठा और रजिया बेगम के पास जाकर चारपाई पर बैठ गया और जब तक उन्होंने नफल अदा ना कर लिए वहीं बैठा रहा। रजिया बेगम ने नफल अदा करके सलाम फेरी तो फरहाद चारपाई से उठकर उनके पास आकर बैठ गया। अम्मा, आपने कहा था कि अगर मैं शीरीन की शादी से पहले पहले नौकरी लग जाऊं तो आप खाला फरा से मेरे लिए बात करेंगी। मगर अम्मा, अब तो शादी हो रही है, उसकी आज मायूं है, मैंने बहुत देर कर दी। मगर आप एक दफा जाए ना, मेरी खातिर इन्हें बताएं जाकर कि मैं शीरीन से कितनी मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता उसके बगैर। बस एक दफा अम्मा, सिर्फ एक दफा मेरी खातिर चली जाए। रजिया बेगम ने अपने दीवाने बेटे की तरफ अफसोस से देखा और बोली, मैं क्या कहूँ बेटा कि बारातियों को वापस मोड़ दें, अपनी बेटी की शादी रुकवा कर मेरे बेटे से कर दें। और फर्ज करो अगर वो ऐसा कर भी देती हैं, तेरे लिए मान भी जाती हैं, तो लोगों को क्या जवाब देंगी? और वो लोग क्या सोचेंगे कि पहले हाँ की और अब ऐन वक्त और इनकार कर रही हैं? कितना बेइज्जत करेंगी वो, और इन्हें इसका तो अंदाजा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मेरी मान तू भूल जा शीरीन को, अब वो पराई होने जा रही है। मेरे लाल, मैं तेरे लिए शीरीन से भी हसीन लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, बस तू देखता ही रह। कितनी आसानी से कह दिया आपने अम्मा कि भूल जाऊं उसे। और हाँ, शीरीन से हसीन लड़की नहीं चाहिए मुझे, अगर चाहिए तो शीरीन ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रही तो ठीक, मैं खुद कर लूंगा शीरीन से बात, और वो भी आज के आज ही, और देखता हूँ कि ऐसे कैसे होती है वो किसी और की।
शीरीन सिर्फ फरहाद की है और अम्मा सिर्फ फरहाद की। फरहाद शीरीन से बात करने का फैसला करता हुआ छत पर भाग गया। अरे फरहाद पुत्र रुक जा, ये क्या हमाकत करने जा रहा है तू? रजिया बेगम उसे आवाजें देने लगी, मगर वो उनकी एक ना सुनते हुए दो दो सीढ़ियां फलांगता हुआ छत पर आ गया। रजिया कहाँ हो भाई, खाना तो लगा दो। जैद साहब थके हारे घर में दाखिल हुए और आते ही खाने का कहने लगे। लारी ऊंची, बस रोटियां डाल लूं। अब्बा मुझे 50 रुपए चाहिए। मोमन कमरे से निकला और उनके पास आकर पैसे मांगने लगा। क्यों भाई, क्या करना है पैसों का? जैद साहब ने पूछा। अब्बा 20 रुपए तो मुझे चाहिए और बाकी 30 की बड़ी कापी लूंगा। टीचर डांट रही थी कि कल अगर मेरे पास कापी ना हुई तो वो मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर देंगी। अच्छा अब्बा, अब बता दिया ना, अब तो दे दें पैसे। अच्छा अच्छा दे रहा हूँ। जैद साहब ने मोमन की बात पर मुस्कुराते हुए जेब से 50 का नोट निकाला और उसे थमा दिया। मोमन ने बाहर जाते जाते चारपाई पर पड़े गुलाब जामुन के डब्बे में से एक गुलाब जामुन निकाला और मुंह में डाल लिया। मोमन, ये गुलाब जामुन कहाँ से आए? ये तो भाई लाए हैं। वो क्यों लाया है? अब्बा उनको नौकरी मिल गई है ना, इसलिए। मोमन ने एक और गुलाब जामुन भी उठा लिया। क्या कहा? एक बार फिर कहना, फरहाद को नौकरी मिल गई है क्या? जैद साहब को मोमन की बात पर यकीन ना आया। हाँ अब्बा, फरहाद भाई को नौकरी मिल गई है और बहुत खुश हैं। वो मोमन इन्हें बताकर जल्दी से बाहर निकल गया कि कहीं अब्बा यही बात अब तीसरी दफा ना पूछ लें। अरे रजिया बेगम कहाँ हो? इतनी खुशी की खबर तुमने मुझे सुनाई क्यों नहीं? कहाँ है ये फरहाद? बुलाओ इसे, आज तो इसने कम ने मेरा दिल खुश कर दिया। जैद साहब की आवाज पर वो खाना लिए बाहर आई और बोली, बस बताने ही वाली थी आपको, अभी कुछ ही देर पहले ही तो आया है वो घर। अच्छा काम क्या मिला है उसे रजिया, ये तो बताओ। कह रहा था कि फैक्ट्री में माल के हिसाब किताब का काम है, तनख्वाह भी अच्छी है, 17,000 है माशाल्लाह से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारी परेशानी खत्म हुई। जैद साहब ने शुक्र अदा किया। अच्छा इसे बुलाओ तो सही, है कहाँ वो? सारे दिन का थका हारा अभी तो आया है, छत पर है, आराम कर रहा होगा। आप खाना खाएं, जब आएगा नीचे तो कर लेना आप उससे बात भी। चलो ये भी ठीक है। और बताया नहीं इसने कि कब जाएगा काम पर? कल से ही शुरू करेगा, रजिया ने बताया। चलो ठीक है, कर ले आज आराम, कल से तो फिर उसकी मेहनत शुरू है। खाना खाया उसने? जैद साहब को उसकी फिक्र हुई। इतनी फिक्र मत करें आप, उसकी खाने का खाना वो, मगर आप तो खाएं ना। रजिया बेगम ने खाने का बोलते ऊपर देखने लगी, जहां वो शायद शीरी से बात कर रहा था या उसका इंतजार कर रहा था। मोहल्ले की लड़कियां सहन के बीचों बीच चटाई पर बैठी ढोलकी बजाने और गाने में मसरूफ थीं। तालियों और गानों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, मगर ये शोर फरहाद को इस वक्त जहर लग रहा था और उसके दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। शीरीन भी उनके दरमियान बैठी हल्की हल्की तालियां बजा रही थी। फरहाद का बस नहीं चल रहा था उसको इन सब के बीच से उठाकर अभी ले आए, मगर वो ऐसा कर नहीं सकता था, इसलिए मायों की रस्म खत्म होने का इंतजार करने लगा। घर में कोई मर्द नहीं था, शायद इसलिए शीनी इन सब के दरमियान आकर बैठी थी, वरना तो मायों की दुल्हन किसी के सामने नहीं आती थी। फरहाद यही सोच रहा था जब उसे करीब से किसी दुखी गाने की आवाज आई। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। वो आवाज की सिमत चल पड़ा। ये आवाज यकीनन काशी की छत से आ रही थी। वो दीवार के करीब आया और झांक कर दीवार के उस पार देखा, जहां काशी चारपाई पर लेटे आंखें बंद किए शायद गुलाबों की याद में ये गाना सुन रहा था। कमीना कहीं का, पहले जिसे जान छुड़वाने के बहाने ढूंढता था, अब उसी की याद में पागल होकर दुखी गाने सुन रहा है। वैसे कितना खुशकिस्मत है ना काशी भी, उसके पास उसका दिल पसंद महबूब है और एक मेरा महबूब है जो कि गैरों के नाम की मेहंदी लगवाने जा रहा है। फरहाद ने एक सर्द आह भरी। चौदहवीं का चांद उसे कितनी हमदर्दी से देख रहा था, उसका उसे अंदाजा था। जिस वक्त वो छत पर आया था आसमां सितारों से भरा हुआ था, मगर अब सितारे कहीं गायब हो चुके थे, क्योंकि बादलों ने शायद इन्हें अपनी आड़ में छुपा लिया था। ठंडी और तेज हवा चलने लगी। लगता था आज खूब बारिश होने वाली है। फरहाद को लग रहा था कि बारिश होने वाली नहीं बल्कि हो चुकी है और उसका दिल इस पानी में बह रहा है और बहता बहता कहीं दूर ही ना चला जाए, क्योंकि उसने तो ये दिल कब से शीरीन के लिए संभाल कर रखा था, मगर अब तो दिल भी कहने लग गया था, कब तक कैद करके रखोगे मुझे, अब तो आज़ाद कर दो। जिसके लिए मुझे कर्से से कैद किया है, आज आखिर उसे पूछ ही लो कि उसे मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। आखिर और कितना इंतज़ार करवाओगी शीरीन? फरहाद दिल में सोता दीवार से अलग हुआ और वापस मुड़ने लगा जब काशी ने आंखें खोलकर उसे पुकारा। ओए फरहाद, तू कब से यहाँ खड़ा है और ये मुंह उठाकर आसमान में क्या तलाश कर रहा है? कुछ नहीं यार, फरहाद धीरे से बोला। क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ तो हुआ है तुझे? काशी चारपाई पर खड़ा होकर दीवार पर बैठता हुआ पूछने लगा। क्या तुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है? मुझे ये ढोलकी और गानों की आवाज क्या कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तुझे? इतना बेपरवाह और बेखबर कब से हो गया तू कि जान ही ना पाए, समझ ही ना सके कि आखिर तेरे दोस्त को हुआ क्या है? फरहाद रो देने को था। ऐसे मत कहो मेरे दोस्त, सब मालूम है मुझे, जानता हूँ कि इस वक्त तेरे दिल पर क्या बीत रही है, मगर मैं भी बेबस हूँ फरहाद। इस ऐन वक्त पर तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। शादी का मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसमें टांग अड़ाकर उसे रुकवा दूं। मैं जानता हूँ काशी, तूने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर
नौकरी लगवाने में मेरे साथ, गर्मी में सारा दिन बाइक दौड़ाने में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए अभी के अभी कुछ कर, हाँ मगर एक दफ़ा हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। मेरे भाई, क्या पता तेरी दुआ ही कबूल हो जाए और शीनी किसी और के बजाय मेरी बन जाए। क्यों नहीं मेरे यार, मेरी दुआएं तो हर वक्त तेरे साथ है। काशी ने सदके दिल से फरहाद और शीनी के मिलने की दुआ की। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरा फ़ोन बज रहा है। फरहाद ने उसे इत्तला दी। ओह हाँ। काशी ने चारपाई पर छलांग लगा दे फ़ोन उठाया और अपनी गुलाब जैसी गुलाबों से बात करने लगा। फरहाद से अब शीनी का इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाता उनकी दीवार के पास आ गया। उसने देखा कि सहन अब खाली था, लड़कियां जा चुकी थीं और अब घर में गहरी खामोशी थी। शीनी हाथ में पानी का गिलास लिए किचन से बाहर निकली तो फरहाद ने जोरदार आवाज में उसे पुकारा। शीनी एकदम घबरा गई। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो वो चेहरे पर गुस्सा, दुख और किसी चीज के खो जाने के डर के तासरात लिए खड़ा था। तुम ऊपर आ सकती हो या फिर मैं ही आ जाऊं तुम्हारी छत पर? फरहाद ने लहजे में नरमी पैदा किए बगैर पूछा। शीनी ने पहले इधर उधर देखा और फिर पानी का गिलास दोबारा किचन में रखती हुई छत पर आ गई। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे, बस बीच में दीवार थी। फरहाद पहले तो कितनी ही देर उसके चेहरे पर अपने लिए मोहब्बत के जज्बात तलाश करता रहा, मगर फिर मायूस होकर बोला, ऐसा क्यों कर रही हो शीनी? क्या कर रही हूं मैं? शीनी उसकी बात को ना समझी। ये शादी मत करो शीनी, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम किसी और का हाथ थामने जा रही हो। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर? मुझे तो तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है शीनी कि तुम स्कूल में जाती हो ना, तो दिल करता है कि तुम्हारे स्कूल ही चलाऊं और वहां पहरा देना लग जाऊं। हर पल तुम्हें देखने की आदत सी हो गई है और तुम तो जानती हो ना कि आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती है। तो क्या फिर मरता देख सकती हो मुझे? चलो ये भी छोड़ो, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी नजर आ गई या मुझ में ही कोई कमी है? जो भी बात है वो आज प्लीज मुझे बता दो। ऐसा नहीं है फरहाद, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। शीरी ने उसकी इतनी लंबी बात के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, अगर सब जानती हो तो फिर मत करो ना ये शादी। ये शीनी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो वो भी रख दो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। तुम चाहती थी ना कि मैं अपना कमाऊं, तो देखो मैंने पूरा महीना हर जगह छान कर आखिर नौकरी तलाश कर ही ली। अब तो नौकरी भी लग गया हूँ। शीनी, अब तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। प्लीज शीनी, मेरी मोहब्बत की खातिर मना कर दो इस शादी से, इस रिश्ते से। फरहाद अब बाकायदा तरले मिन्नतों पर आ गया। ठीक है, जब मेरा कोई रिश्ता आएगा तो इनकार भी कर दूंगी। शीनी ने धीरे से मगर फर्माबरदारी से कहा। क्या कहा तुमने? शीनी, फिर से कहना। फरहाद उसके इनकार पर बेहद खुश हुआ, मगर फिर उसके अल्फाज पर गौर करने के बाद कुछ उलझन में पड़ गया। मैंने कहा कि जब मेरा कोई रिश्ता आएगा तो इनकार भी कर दूंगी। अब के शीनी ने कदरे ऊंची आवाज में कहा। पर तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। फरहाद की बात पर शीनी खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि फरहाद इस अजीबो गरीब सिचुएशन में उलझता ही चला गया। मेरा मतलब है कि ना ही मेरा कोई रिश्ता आया है और ना ही मेरी कोई शादी हो रही है। तो ये लाइटें, ये ढोलकी, हल्ला गुल्ला, ये सब क्या था? अरे बुद्धू, ये सब तैयारी तो सोनी की शादी की है। शादी मेरी नहीं बल्कि मेरी बहन की हो रही है, और उस दिन रिश्ता देखने भी उसी का आए थे। फरहाद हक्का बक्का उसे देखे गया, जबकि शीनी उसकी हैरान होती सूरत को देखकर फिर मजे से हंसने लगी। मगर मुझे तो सबने यही बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है। अम्मा ने भी मुझसे यही कहा। उन्होंने झूठ बोला था तुमसे, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि तुम बहुत तंग करते थे ना इन्हें काम के मामले में। तुम्हारी नौकरी पर लगवाने का इससे बेहतर तरीका ना मेरी नज़र में कोई और था और ना खाला रजिया की। ये सब एक नाटक था जो मैंने, खाला और काशी ने मिलकर किया, और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आज ही हमें मिल गया। शीरी का हंसी के मारे बुरा हाल था, जबकि फरहाद उसकी हंसी को देखते हुए ऊंची आवाज में बोला, ये सब क्या घटिया मजाक था? तुम लोगों को मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं। कुछ पता भी है कितना परेशान रहा मैं? मगर नहीं, मेरी हालत से बेखबर तुम लोगों को ड्रामा करने की जो पड़ी थी। बाकी सबको तो छोड़ो, तुम्हें तो बहुत हंसी आ रही है ना मेरी ये हालत देखकर। तो ठीक है, हंस लो, तुम जी भर कर हंस लो। फरहाद गुस्से से बोला तो शीनी की हंसी को एकदम ब्रेक लगी, और ना जाने क्यों वो उसके गुस्से से घबरा सी गई। इसको वाकई में एहसास हुआ कि उसने फरहाद को कितना परेशान किया। उसके गुस्से से उसे डर लग रहा था। उसकी रोने वाली सूरत बनती देख फरहाद की भी हंसी निकल गई और फिर वो हंसता ही चला गया। इस बार हैरान होने की बारी शीरीं की थी। क्या हुआ? इस तरह हैरान क्यों होकर क्यों देख रही हो? क्या नाटक सिर्फ तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं? वैसे एक बात तो सच है कि तुम लोगों ने मुझे परेशान वाकई में बहुत किया है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं तुम्हें खो ही चुका हूँ। वैसे मुझे तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता था। फरहाद, तुम तो पक्के मजनू निकले, रोए भी थे ना मेरे लिए। सब बता दिया था खाला ने मुझे। फरहाद, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि कोई मर्द मेरी मोहब्बत में मेरे लिए अपने आंसू से हार जाए, मगर अपनी मोहब्बत से नहीं। मैंने बहुत सुना है कि मर्द सिर्फ रोब झाड़ते, गुस्सा करते ही अच्छे लगते हैं, ना कि किसी के लिए आंसू बहाते और बुजदिल और कमजोर पड़ते।
मगर मेरा मानना है कि वो मर्द ना ही बुज़दिल होता है और ना ही कमज़ोर जो रोकर अपनी मोहब्बत माँगता है, बल्कि वो मर्द जिसके दिल से अपनी मोहब्बत को खो देने के डर से शिद्दत से आँसू निकल आएँ, वो तो सच्चा आशिक होता है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें महबूब को रोकर, गिड़गिड़ाकर रब से माँगा ही ना जाए। तुम ठीक कह रही हो शीरी, तुम्हारी एक-एक बात सच है। फरहाद उसकी बातों से इत्तेफ़ाक करता हुआ दीवार फलांग कर उसकी छत पर आ गया। फरहाद तुम यहाँ क्यों आ गए? वापस चले जाओ। क्यों जाऊँ? आज तो नहीं जाने वाला मैं। और शीरी मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर सकता हूँ क्या? कैसी ख्वाहिश फरहाद? फरहाद के इतनी मोहब्बत मान से पूछने पर बेअख्तियार शीरी ने उसकी ख्वाहिश पूछ डाली। बताता हूँ। फरहाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास आ गया। शीरीन दीवार के साथ जा लगी। उसने शीरी के दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखा और अपना चेहरा उसके पास लाया। शीरी की हार्ट बीट तेज होती चली गई। शीरी ने जोर से आंखें बंद कर ली। फरहाद ने अपना चेहरा उसके कान के और नजदीक किया और अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, क्या तुम्हारे इस हसीन गाल को छू लूं? शीरी ने झट से आंखें खोल दी और उसकी तरफ देखने लगी, मगर फिर शर्माकर नजरें झुका गई। फरहाद ने अपने दाएं हाथ की उंगली से शीरी के दिल को छुआ तो शीरी को कुछ कुछ होने लगा, जबकि फरहाद की देरीना ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। शीरीन उसको खुद से दूर करते हुए सीढ़ियों के पास चली आई। अरे छन्नो कहाँ चल दी? फरहाद के छन्नो कहने पर उसने मुड़कर उसे देखा। बुरा मत मानना, मगर आज के बाद से तो मैं तुमको छन्नो ही कहने वाला हूँ, जैसे आपकी मर्जी। शीरीन ये कहते हुए नीचे भाग गई। सुबह उसे स्कूल भी जाना था। मेहंदी की उसने छुट्टी नहीं ली थी। फरहाद उसकी फरमाबरदारी और आप कहने पर गश खाकर रह गया। वो दीवार फलांगता अपनी छत पर आया। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, मुश्किल है बड़ी मुश्किल। अरे खो जाए ना कहीं आवारा दिल, ना कहीं सुकून है ना कहीं करार है। किसका मुझको इंतजार है, किसका मुझको इंतजार है। काशी ने उसे देखते मौसम की मुनासबत से गाना लगाया। मौसम तो आज का वाकई बहुत कातिलाना है और इस कातिल मौसम में मेरा दिल कर रहा है कि तेरा कत्ल कर दूं। काशी के बच्चे तो बहुत बड़ा एक्टर निकला। फरहाद ने उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ लगाई। अरे रुक जा मेरे भाई, एक तो तेरे ही बिगड़े काम संवारे हैं और तू मुझे ही काट खाने को दौड़ रहा है। असूलन तो तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। काशी ने उसे अपना एहसान करार देते हुए शुक्रिया का कहा। वही तो करने आया हूँ। फरहाद खुशी से बोलता उसके गले लग गया। बहुत खुश हूँ मैं तेरे लिए, सच में। काशी के चेहरे पर फरहाद के लिए खुशी साफ आया थी। तो जैसा दोस्त हो और मेरे कोई काम ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? फरहाद ने काशी के उसके दोस्त होने पर फख्र किया। अच्छा चल अब तू नीचे जा, मैं भी जा रहा हूँ। ये देख हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। काशी चारपाई से नीचे जाने के लिए उतरा और उसे भी नीचे जाने का कहा। फरहाद चेहरे पर खुशी से जाए नीचे चला आया। आ गया मेरा शेर पुत्र, तुमने तो मेरे दिल ही में ही खुश कर दिया आज। फरहाद अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब जैद साहब ने उसे अपने कमरे के सामने से गुजरते हुए आवाज दे डाली। वो अंदर चला आया। फरहाद के आते ही जैद साहब ने उसका माथा चूमा। आज मेरे पुत्र को मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लो आज अपने बाप से, जैद साहब ने खुले दिल से कहा। फरहाद को इससे अच्छा मौका कोई और ना लगा, इसलिए बोला, अब्बा वो क्या, अब जल्दी तो बोल। अब्बा वो मैं असल में, चलो तुम ऐसा करो, इतनी मेहनत ना ही करो, बता दिया है तुम्हारी अम्मा ने मुझे सब कुछ कि तुम क्या चाहते हो। जैद साहब की बात पर फरहाद ने सर उठाकर बेयकीनी से रजिया की तरफ देखा, जो दबी दबी सी मुस्कुराहट लिए बिस्तर लगा रही थी। 1 डेढ़ महीने काम करो अच्छे से, फिर करेंगे बात। फराह से, सच अब्बा? हाँ पुत्र सच। अब तुम जाकर सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है तुम्हें, और हाँ खाना भी खा लेना। फरहाद फर्मा बरदारी दिखाते हुए कमरे में आ गया और खुशी के मारे पलंग पर चढ़कर उछलने लगा। भाई ये क्या आप बंदर की तरह उछलने लगे हैं? सोने दे मुझे। फरहाद ने नीचे देखा तो मोमन बेड पर लेटे सोने की कोशिश कर रहा था। वो अक्सर उसी के साथ सोता था। फरहाद भी कुशन को गले लगाए सोने के लिए आंखें बंद कर गया। सुनिए जी अब उठ भी जाएं। शीरी ने लहजे में मोहब्बत समय फरहाद को उठाया। फरहाद ने आंखें खोली तो वो चेहरा उस पर झुकाए मुस्कुरा रही थी। हाय रब्बा, ये आपके चेहरे पर क्या हुआ? क्या हुआ मेरे चेहरे को? फरहाद भी एकदम घबरा गया। शीरी ने साइड टेबल पर पड़ा शीशा उसके सामने किया। फरहाद ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उस पर मार्कल से दाढ़ी मूछ बनाई गई थी और गाल पर बड़ा सा तिल। फरहाद ने आंखें निकालकर उसे देखा तो वो हंस पड़ी। फरहाद ने उससे हंसी के समंदर में खोई लड़की के तिल को होंठों से छूना चाहा तो हड़बड़ाते हुए एकदम उसकी आंख खुल गई। उसने इर्द-गिर्द देखा तो सुबह हो चुकी थी। मोहन शायद स्कूल जा चुका था। उफ, यानी ये ख्वाब इतना हसीन मगर अधूरा। मगर कोई बात नहीं शीरी, एक बार असल में आ जाओ मेरे पास, फिर जी भर कर छूऊंगा तुम्हारे इस दिल को। फरहाद ने दिल ही दिल में शीरी से मुखातिब होकर कहा और फिर स्पीकर का बटन दबाकर गाना सुनने लगा। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, उस पे फिर उसकी हया है कि दिल ले लिया ये दिल बोले। आज सुबह सुबह ही उसके गाना लगाने पर जैद साहब ने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक उसने काम पर जाना था, इसलिए इतनी देर तक गाना सुनते हुए शीरीन के ख्यालों में खो गया। उसके
लगाए गए गाने की आवाज़ स्कूल जाने के लिए घर से निकलती शीरी के कानों से टकराई तो वो मुस्कुरा दी।